चलिए तब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएससी के क्लास 11 में चैप्टर आता है और सीबीएसई के क्लास 12 में, दोनों के लिए इक्वली रिलेवेंट है। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लोग इस चैप्टर में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग प्रॉफिट नहीं कमाते। ये लोग करते क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को सेटिस्फाई करना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, जो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर के ऊपर था। मतलब एक सिंगल बंदा जब बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, फाइनेंस करता है, तो हम लोग उस बंदे को सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। जब हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाले और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम लोग उस सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें। कैसे इवैल्यूएट करें? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाल के हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं, जहां पर हम लोग उसके बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी के पोजीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली क्लास 12 में आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हो पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं? वहां पर हम लोग कुछ पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये कैलकुलेट करना होता है कि एक पार्टनर कितना, पार्टनरशिप फर्म कितना प्रॉफिट कमा रहा है, सारे पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उस पूरे पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब उनका असेट्स क्या है, उनका लाइबिलिटी क्या है। फिर हम लोग क्लास 12 में आगे जाके एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जहां पर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कंपनी के अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे। वहां पर भी हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाता है, उसके शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स कितना होता है पर शेयर। मतलब कि जितना भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, यहां पर आप चेक करो, हर किसी का हम लोग ऑब्जेक्ट, हमारा जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों का प्रॉफिट एसर्टेन करना, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये एसर्टेन करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन जब हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव उनके प्रॉफिट को एसर्टेन नहीं करना होता है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कमाते ही नहीं है। हमारा मेन, देखिए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या? सोशल वेलफेयर करना, समाज का भलाई करना, अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना, लोगों को सर्विसेज रेंडर करना। लेकिन हम लोगों को क्या इवैल्यूएट करना है? हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में यही इवैल्यूएट करना है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से पैसा आया, उसने कहाँ कहाँ पे पेमेंट किया, उनके इनकम के सोर्सेज क्या है, वो कहाँ कहाँ पे उन पैसे को स्पेंड कर रहे हैं, इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है। इन सब चीजों को हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। एक बार रीड करते हैं, आप लोग अपने कॉपी में इसको बाद में लिख सकते हैं, आप लोगों को क्लास स्लाइड भी मिल जाएगा, तो एक बार आप लोग केवल अभी समझने में ध्यान दो। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पहले इनमें लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल रादर देन अ सोल प्रोप्राइटर, अ पार्टनर या फिर फ्यू शेयर होल्डर्स। मतलब ये बेसिकली ऑपरेट करते सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विसेज रेंडर करना सोसाइटी को और उनके मेंबर्स को। यहां तक का बात हम लोग कर चुके हैं। देखिए, इन तीनों लोग जो हम लोग सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, बेसिकली कंपनीज भी, इन लोग बेसिकली 3 तरीके का अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, या अपने फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली 3 चीज ये लोग बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग उस फिगर को आगे लेके जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और वहां पर हम लोग इनका नेट प्रॉफिट एसर्टेन करते हैं। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग आगे लेके जाते हैं और बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और वहां पर हम लोग इस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का के असेट और लाइबिलिटी के पोजीशन का एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आप लोग पढ़कर आ चुके हो, आप लोग आगे फ्यूचर में पढ़ लोगे। हम लोग बात कर रहे हैं अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का।
एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 चीज बनाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्लीज रिसिप्ट मत बोलिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है, नाम से समझिए, रिसीट क्या क्या हम लोगों को पैसा मिला, पेमेंट क्या क्या चीज में हम लोगों ने पैसा पे किया, वापस एक बार, क्या क्या चीज, क्या क्या सोर्सेस से हम लोगों को पैसा मिला और हम लोगों ने किन किन जगह पे पेमेंट किया। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज से पैसे कमाए और क्या क्या चीज में उन लोगों ने उसको स्पेंड किया। और फिर अगेन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी फिर एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए हर किसी के लिए एक ही होता है, बैलेंस शीट में बेसिकली असेट लायबिलिटी का पोजीशंस रिकॉर्ड किया जाता है। सर बात ये है या क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इन 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के, जहां पर लेफ्ट में आपके पास प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है और राइट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इन 2 लोगों का फाइनल अकाउंट्स सेम क्यों नहीं बनाते। पहला रीजन, प्रॉफिट वाले प्रॉफिट कमाते, ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जनरली गुड्स सेल करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं, खरीदने बेचने वाला काम करते हैं। हो सकता है वो लोग सर्विसेज भी रेंडर करते हो। बेसिकली क्या है देखिए, इन 2 मेन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस का सोर्स ऑफ इनकम एंड एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर अलग अलग है। अगर आप एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है गुड्स को सेल करके। जब वो गुड्स को बेचते हैं, सर्विसेज को रेंडर करते हैं, वहां से उन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है। और एक होता है एक्सपेंडिचर, कि लोग स्पेंड कहाँ करते हैं, ये लोग बेसिकली स्पेंड करते हैं गुड्स को परचेज करने में। ये इनका मेन एरिया ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है। ये कुछ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का मेन सोर्स ऑफ इनकम और एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है, किन टाइप के, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। और भी ये लोग बहुत जगह से इनकम कमाते हैं और पैसे को स्पेंड करते हैं, लेकिन ये इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और प्राइमरी एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है, गुड्स को सेल करके, सर्विसेज को रेंडर करके, और एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर बेसिकली गुड्स को परचेज करने में, इनपुट्स को परचेज करने में, ये इनका मेन एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है। अब हम लोग बात करते हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए इसका बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं और हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है और अलग अलग एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर हो सकता है। अगर हम लोग एक बार एक पब्लिक हॉस्पिटल के बारे में बात करें, पब्लिक हॉस्पिटल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जिन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोग नीडी पुअर पीपल या लोगों को कंसेशनल रेट में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें, या तो फ्री में भी कुछ कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ लोग कंसेशनल रेट में प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? कुछ तो देखिए ये लोग फीस कलेक्ट करते हैं अपने पेशेंट से, पेशेंट्स जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों से नॉमिनल फीस कलेक्ट किया जाता है। और एक हो गया इनका एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशन इन लोगों को कई जगह से मिल सकता है। हो सकता है इन लोगों को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स डोनेशन दे दे, गवर्नमेंट डोनेशन दे दे, लोकल अथॉरिटी डोनेशन दे दे, बहुत सारा अलग अलग जगह से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग एरिया से इन लोगों को डोनेशन मिल सकते हैं। ये हो गया इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब इन लोग इस पैसे को खर्चा कहाँ करते हैं? मान लीजिए मेडिसिन परचेज करने के लिए, अब ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का तो मेडिसिन तो खर्चा करना, मेडिसिन तो यूज होगा ना, तो मेडिसिन में लोग खर्चा करते हैं, इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं। ये इनका मेन एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जिन लोगों को ऑपरेट किया जाता है मेनली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, कंसेशनल रेट में, वेरी नॉमिनल रेट्स में लोग एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेन एरिया, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई मेंबरशिप फीस है कि एक बार मान लीजिए आप मेंबर बनोगे तो आपको वन टाइम एक फीस देना पड़ेगा। इन लोगों को कुछ डोनेशंस वगैरह मिल सकता है। मान लीजिए स्कूल्स में कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन लोगों से कुछ फीस कलेक्ट किया जाता है। तो ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? मान लीजिए बुक्स ये लोग स्टूडेंट्स को कंसेशनल रेट में प्रोवाइड करते हैं, मार्केट से ज़्यादा रेट में खरीद के सब्सिडी रेट में प्रोवाइड करते हैं।
तो बुक्स एक एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। फिर ये लोग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए खर्चा तो इनका पूरा ही होता है। आज एक टीचर आके पढ़ा रहा है, एक प्रोफेसर आके पढ़ा रहा है, उनको तो बराबर सैलरी देना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट से ये लोग उतना कलेक्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 20% स्कॉलरशिप, 30% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। और ये इनका एक एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है, जब यहाँ जहां पर ये लोग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फिर लोग कुछ सेमिनार्स वगैरह कराते हैं, किसी किसी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं टॉक देने के लिए, सेमिनार वगैरह कराते हैं। तो ये इनका मेन एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स क्लब के बारे में। देखिए स्पोर्ट्स क्लब, कुछ ऐसे क्लब्स भी हैं हमारे सोसाइटीज में ऑपरेट करते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी पर्टिकुलर गेम को प्रमोट करना, हेल्थ फिटनेस को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इनका मेन एरिया ऑफ इनकम कहाँ से आता है? इनका मेन एरिया ऑफ इनकम आता है, मान लीजिए हो सकता है कि जब आप इस क्लब के मेंबर बनो तो आपको बोलेंगे कि एक बार एंट्रेंस फीस दो। हो सकता है वन टाइम आपसे लाइफ मेंबरशिप फीस ले ले। मान लीजिए लोग कुछ इवेंट वगैरह कराते हैं, तो इवेंट के लिए टिकट सेल करते हैं, तो बोलेगा आप टिकट खरीदो। तो टिकट बेचने पे जो इनकम आता है वो इनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। खर्चा कहाँ करते हैं लोग? मान लीजिए स्पोर्ट्स गुड्स में, इक्विपमेंट में, ग्राउंड्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए। ये सब इनका मेन एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और भी बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक बार हम लोग यहीं तक इसको लिमिट करते हैं। इसको बताने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप ये समझ पाओ कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स ऑफ इनकम एंड एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसीलिए हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, वो सेम हम लोग नॉन प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सबसे मेन, जो हम लोग तीन चीज का बात किए थे कि लोग तीन चीज प्रिपेयर करते हैं, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। देखिए रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक कैश बुक है, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हो या आप लोग में भी पढ़ लोगे। ठीक है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेसिकली रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली अ कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। आप कैश बुक जब बनाते हो तो उसमें डेट का कॉलम आता है, डेबिट क्रेडिट दोनों के लिए। यहां पर हम लोग डेट कॉलम बस नहीं बनाते, उसके अलावा ये एग्जैक्टली सेम है एक कैश बुक जैसा। सर एक टिपिकल कैश बुक कहां से स्टार्ट होता है? कैश बुक स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस दो चीजों का हो सकता है, अगर आप सिंगल कॉलम बना रहे हो, डबल कॉलम बना रहे हो, एज द केस में भी। अगर हम डबल कॉलम कैश बुक का एग्जांपल ले तो एक डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से, और खत्म होता है क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस से। जैसे कि आप ये एक अकाउंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसको रिसिट एंड पेमेंट समझो, कैश बुक समझो, एक ही बात है। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से। अब सर क्योंकि ये कैश है और कैश असेट होता है, इसीलिए असेट और असेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, तो ये अकाउंट भी हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा। अब हो सकता है पिछला साल का कोई कैश नहीं हो तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए पिछला साल का कुछ कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस फॉरवर्ड कर रहे इस साल, तो इनका ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक से स्टार्ट होगा। और खत्म कहां पे होगा? सेम कैश एंड बैंक बैलेंस। जो भी आपको रिसीट हो, जो भी कैश इनफ्लो हो, जो भी आपके पास पैसा आए, किसके पास? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी पैसा आए, डेबिट, ऑल रिसिट विल बी डेबिटेड, और जो भी पेमेंट हो वो क्रेडिट। अब आप इसको एक सिंपल देखिए, इसको याद नहीं करना, आप सिंपल एग्जांपल समझिए, ध्यान रखिएगा मेरा बात, सुनिए। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर का बात किया, मान लीजिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो कुछ बुक्स को परचेज करते हैं, जर्नल एंट्री, मान लीजिए बुक्स या मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ भी आप एक बार समझो। अभी हम लोग डिटेल में करेंगे इसके बारे में, इनका क्या अप्रोप्रिएट अकाउंट हेड यूज होता है। अभी आप एक बार मिसलेनियस एक्सपेंस मानो, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, कैश गया, कैश जब भी जाएगा तो आपको इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए इन लोगों को कोई एंट्रेंस फीस मिलता है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश टू एंट्रेंस फीस, कैश टू एंट्रेंस फीस, कैश डेबिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है। जो भी इनफ्लो डेबिट,
जो भी आउटफ्लो क्रेडिट। बेसिकली कैश जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये जनरली हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है, जनरली बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है। ध्यान रखना है हम लोगों को कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसे जो आपको मिले, जो इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, वो इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, 10 साल के बाद का है। मतलब इट इज इमटेरियल एज टू वेदर द कैश पर्टेन्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर्स और फ्यूचर ईयर्स वट एवर। आपको जब भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पैसा मिले, कैश का इनफ्लो आए, आप डेबिट कर दो। आप ये मत सोचो कि वो करंट ईयर का है कि पिछले साल का है कि अगले साल का है कि 10 साल बाद का है, आप ध्यान मत दो। कैश आए डेबिट, बैंक में पैसा आए डेबिट, कैश जाए क्रेडिट, बैंक से पैसा जाए डेबिट, चाहे वो कोई भी साल का, करंट ईयर का हो, पास्ट ईयर का हो, फ्यूचर ईयर का हो, जो भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग सम्स करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। जिस तरीके से एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सिमिलरली ये लोग अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला एक चीज है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। पीएल को भी अक्रूवल पे ही बनाते हैं, इसको भी हम लोग अक्रूवल बेसिस पे ही बनाते हैं। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? जो हम आप लोगों को रिसिट एंड पेमेंट के लिए बोल रहा था कि पैसा आए रिकॉर्ड, जाए क्रेडिट, आए डेबिट, जाए क्रेडिट, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस साल को पर्टेन करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अक्रूवल का मतलब हम लोग केवल करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा कि मेरे को करंट ईयर में कितना इनकम हुआ है। करंट ईयर में हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे आए हों, लेकिन आपको निकालना है कि करंट ईयर का इनकम कितना है, करंट ईयर का इनकम कितना है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, एक बंदे का सैलरी 20,000 रुपीज है, एक बंदे का सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपीज है, तो 12 मंथ्स का 20,000 उस बंदे को कितना सैलरी मिलना चाहिए? 240। ये उसका इनकम है। मान लीजिए पिछले साल का कुछ पैसा उसको जो नहीं मिला था वो इस साल मिल जाता है। लास्ट ईयर कुछ पैसा मान लीजिए लॉकडाउन वगैरह हो गया, वो सैलरी नहीं ले पाया, इस साल उसको वो सैलरी मिल रहा है एक मंथ का, मतलब उसको मिला कितना? 2,60,000। तो आप क्या बोल सकते हो कि उस बंदे का क्या सैलरी इनकम 2,60,000 है? द आंसर इज नो। 260 तो आपको मिला है, इनकम कितना है? इनकम इज 240। तो आपको यही वाले फिगर को इनकम में कंसिडर करना है। आपको एक पर्टिकुलर करंट ईयर का इनकम निकालना है। अगर आपको कुछ पहले का पैसा मिलता है, फ्यूचर का मिलता है, तो आपको उन सब चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सीखेंगे हम लोग कैसे हम लोग इस चीजों को एडजस्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एकदम डिटेल में स्क्रैच में समझेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पीएल अकाउंट में क्या करते थे, अगर आपका इनकम ज्यादा होता था एक्सपेंस से तो हम लोग बोलते थे प्रॉफिट है, खर्चा ज्यादा इनकम से तो हम लोग बोलते थे नेट लॉस है या फिर लॉस है। यहां पर लेकिन लॉस प्रॉफिट वर्ड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, मतलब सेम ही आएगा, लेकिन हम लोग इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग प्रॉफिट नहीं कमाते ना, सिंपल। यहां पर अगर मान लीजिए आपका इनकम ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, तो हम लोग उसको नाम देंगे सरप्लस, सरप्लस एक्स्ट्रा बचा हुआ सरप्लस। और अगर एक्सपेंस ज्यादा होता है आपके इनकम से, तो हम लोग नाम देंगे डेफिसिट। सेम कॉन्सेप्ट वही है, जहां जैसे हम लोग प्रॉफिट वर्ड यूज करते थे नेट प्रॉफिट, उसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे सरप्लस। और जिस तरीके से हम लोग नेट लॉस वर्ड यूज करते थे, उसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे डेफिसिट का। इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे सम्स करेंगे इसके ऊपर। अभी जस्ट चैप्टर का आप लोग को ओवरव्यू समझा रहे हैं, चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। इस हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान रखो, क्लासेस को मिस मत करना। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। ये एक ऐसा आइटम है जो आपको ऑलमोस्ट हर सम में कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर में। तो इसको हम लोग पहले डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन होता क्या है पहले ये समझते हैं। आप मान लीजिए एक क्लब में, एक स्पोर्ट्स क्लब में मेंबरशिप लेते हो। आपने मान लो 5,000 रुपीज मेंबरशिप फीस पे किया, एंट्री के टाइम पे एक बार आपने पे किया और आप वहां पे मेंबर बन गए।
अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए आपको पीरियोडिकली पैसा पे करना पड़ता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। क्या बोला? आप एक क्लब में मेंबर बने, आपने 5,000 रुपीज एंट्रेंस फीस पे किया या मेंबरशिप फीस पे किया और वहां के मेंबर बन गए। अब अगर आपको अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना है तो उस मेंबर को, एनपीओ को, मेंबर को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पीरियोडिकल पेमेंट्स करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का। अब ये अलग अलग पीरियोडिकल पेमेंट्स हो सकता है। कोई कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मंथली पैसा लेते हैं, कोई कोई क्वार्टरली लेते हैं, कोई कोई सेमी एनुअली लेते हैं, कोई कोई एनुअली लेते हैं। ये सबका अपना अपना पेमेंट कलेक्ट करने का तरीका है, बट बेसिकली ये पीरियोडिकल पेमेंट्स है। जो कौन करता है? मेंबर करता है। किसको करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों करता है? अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर आपको अपना मेंबरशिप कंटिन्यू रखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए। ये मान लीजिए टाइमलाइन है और ये हमारा करंट ईयर है। दिस 21-22 इज आवर करंट ईयर। ठीक है, मान लीजिए इस साल हम लोगों को 50,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन का कैश रिसीव होता है। कैश, लोग आए, पैसा दिए, हम लोगों ने उसको कलेक्ट करते गए, हम लोग उसको कलेक्ट करते गए। ईयर एंड में पता चला कि हम लोगों को 50,000 रुपए का कलेक्शन हुआ है, माइंडेड कलेक्शन हुआ है। वर्ड में फोकस करिएगा, कैश का इनफ्लो हुआ है, हमारे पास पैसा आया है, कैश आया है। ठीक है, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि ये हमारा पूरा इनकम है? सर मान भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी मान सकते। मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए एक बंदा है और इनका सब्सक्रिप्शन का फीस 100 रुपीज है पर मंथ। मतलब इनको 100 रुपीज पर मंथ देना है अगर इनको अपना मेंबरशिप कंटिन्यू रखना है तो। अब मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, और ये पिछले 1/4/2021 से पिछले 9 महीने का ये सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया अभी तक। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ही हैजंट पेड, ही हैवंट पेड येट। ठीक है, 1/4/2021 को ये एनपीओ के ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि देखिए सर, क्योंकि कोविड हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो हम आ नहीं पाए, हम अभी अपने पुराने जितने भी ड्यूज है उसको क्लियर कर देते हैं। एनपीओ वाला थोड़ी ना मना करेगा, पैसा आएगा, कौन मना करेगा। तो 1/4/2021 को ये क्या करते हैं, अपने 9 मंथ्स का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है, उसको पे कर देते हैं। 9 × 100, इन्होंने 900 रुपीज एनपीओ को पे कर दिया। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, क्या ये 900 रुपीज इस 50,000 में इंक्लूडेड है या नहीं है? सोच के देखिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए। सर हम लोग 2021 का कैश कलेक्शन काउंट कर रहे हैं, मतलब इस 12 महीने के पीरियड में, 12 मंथ्स के पीरियड में हम लोगों को जितना भी कैश आया वो सब मिला के 50,000 है। मतलब कहीं ना कहीं ये 900 भी इसमें इंक्लूडेड है। अब आप अपने आप से पूछो कि क्या ये इनकम है? क्या ये इस साल का इनकम है? सर कैश तो मिला है, लेकिन क्या ये आपका इस साल का इनकम है कि नहीं? सर ये इस साल का तो इनकम नहीं है, क्योंकि इस साल का पैसा ही नहीं है, ये तो लास्ट ईयर का पैसा था। क्योंकि वो बंदा लास्ट ईयर नहीं पे कर पाया, वो हमको इस ईयर इस पैसे को पे कर रहे हैं। मतलब ये हमारा कैश इनफ्लो तो है, लेकिन इनकम इस साल का नहीं है। मतलब अगर मेरे को इस साल का इनकम कंप्यूट करना है तो मेरे को इस 900 को 50,000 से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इस साल का इनकम निकाले, सब्सक्रिप्शन इनकम, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमको कैश कितना मिला? 50,000 लेस 900 रुपीज। 900 क्या है? जो लास्ट ईयर का पैसा हमको नहीं मिला था, इस साल मिला है। मतलब आप बोल सकते हो कि 50,000 रुपीज से 900 अगर आप माइनस करोगे, 49,100 रुपीज मेरा इस साल का इनकम है। मान लीजिए एक बंदा आता है, यहां तक समझ में आएगा आप लोगों को? क्लियर सबको? चलिए, अब मान लीजिए एक और बंदा, बहुत पैसा वाला आदमी, 30 सितंबर को एनपीओ में आता है, एनपीओ के ऑफिस में आता है और बोलता है कि देखिए हमको ना बार बार सब्सक्रिप्शन का 100 रुपए देने में बहुत झमेला लगता है, हम आपको एक बार 1 साल का पैसा दे रहे हैं। 30 सितंबर को वो आने वाले 1 साल का पैसा एडवांस में दे रहे हैं। अब पूरा पैसा देखिए एडवांस नहीं है, समझते हैं इसको, ये 12 मंथ्स का पैसा एडवांस में दे रहे हैं।
12 मंथ्स का पैसा अपने को पे कर रहा है, एडवांस में 12 मंथ्स का पैसा अपने को पे कर रहा है। मतलब ये बंदा 12 इंटू 100, 1200 रुपीज हम लोग को पे कर रहा है। अब अपना क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1200 रुपया इस 50,000 में इंक्लूड हो गया होगा या नहीं, सोच के बताइएगा। सर हम लोग तो पूरा 2021 का कैश काउंट कर रहे हैं ना, तो ये पक्का इंक्लूडेड होगा। द आंसर इज यस, पूरा इंक्लूडेड होगा। अगर ये पूरा इंक्लूडेड है तो आपको इसको माइनस करना चाहिए, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो क्या इसमें से कुछ भी पोर्शन आपका इस साल का इनकम है। द आंसर इज यस। ये जो 6 मंथ्स है ये तो इसी साल का है। मतलब इसमें से जो 6 मंथ्स का पैसा है, मतलब 100 इंटू 600 रुपीज, ये आपका इस साल का इनकम में काउंट होना चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का पैसा आपको मिला है, विच इज अगेन 100 इंटू 6 फॉर लेटर 6 मंथ्स फ्रॉम नेक्स्ट अप्रैल टू सितंबर, ये आपका इस साल का इनकम नहीं है। ये बेसिकली आपको एडवांस में पैसा मिल चुका है, तो एडवांस आपका इनकम थोड़ी ना बनता है। तो आप अपने आप से पूछो क्या ये आपका इनकम है। द आंसर इज नो, ये हमारा इनकम नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस 600 रुपीज को जो आपको लेटर हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, आप इसको यहां से माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा इनकम ही नहीं है, ये हमारा इनकम ही नहीं है। इसके बाद जो अमाउंट आएगा ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम है। ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम है। समझ में है? अभी हम लोग इस पे 2-3 सम्स करते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, सम लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 साथ में रीड करते हैं हम लोग। प्लीज रीड करिए क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी वाज 42,000। जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी को 42,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन का मिला, रिसीव्ड। मतलब आप बोल सकते हैं ये पूरा कैश मिला। मतलब जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी को पूरा 2017-18 का 42,000 रुपीज कैश मिला। उसने कैश को लिया और अपने कैश बॉक्स में डाल दिया। पैसा मिलते गया डालते गया, मिलते गया डालते गया, और ईयर एंड में पता चलता है कि उन्होंने 42,000 रुपीज का कैश कलेक्शन किया है। ठीक है, दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इस 42,000 में इंक्लूडेड है 1,400 रुपीज विच इज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सर हमारा ईयर कौन सा है? हम अभी जो हमारा जो करंट ईयर है दैट इज 17-18। मतलब 1 अप्रैल 17 से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को 1,400 रुपीज पिछले साल का मिला है, क्योंकि हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1/4/2017 को। आपको कौन सा पैसा मिला? 31 मार्च 17 का। मतलब लास्ट ईयर का 1,400 रुपीज आपको करंट ईयर में मिला है। ठीक है, आपको टोटल कितना मिला? 42। उसमें 1,400 रुपीज ऐसा है जो पिछले साल को पर्टेन करता है। ऑन 31 मार्च 2018, करंट ईयर के लास्ट डेट पे, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेर 1,000। मतलब इस साल के एंड में जब ये साल हम लोग खत्म करे थे, लास्ट डे जब हम लोग ऑफिस बंद करके जाने वाले थे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा कितने का 1,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है। मतलब हमारे को हक है कि हम उसको रिसीव कर सकते हैं, ड्यू है, मेंबर से हमको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है। मिला नहीं है, इस साल का है, मिला नहीं है। what amount should be credited to income and expenditure account। मतलब सिंपल आपको पूछ रहे हैं कि आपका इस साल का इनकम कितना है, इस साल का आपका इनकम कितना है। आपको इस साल का इनकम कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो कैलकुलेट नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए अभी हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से नहीं करें, एक बार हम लोग समझ रहे हैं, बाकी 1-2 सम के बाद पूरा फॉर्मेट से करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, बुक है आपका TS गिरेवाल। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि हम लोगों को पैसा मिला कितना। आप इसके लिए अकाउंट भी बना सकते हो, स्टेटमेंट भी बना सकते हो। एक बार हम लोग स्टेटमेंट से सीखते हैं, इवेंचुअली हम लोग इसको अकाउंट से ही करेंगे, लेकिन एक बार स्टेटमेंट सीखते हैं। कैश रिसीव्ड, पहले आप लोग देख लो, साथ साथ लिखना मत प्लीज, पहले देख लो। कैश रिसीव फॉर द ईयर 17-18, कितना हम लोगों को कैश रिसीव हुआ? 42,000। ये हम लोगों को कैश मिला है। क्या पूरा हमारा इनकम है? नहीं, हम लोगों को कैश से इनकम निकालना है कि हमारा इस साल का इनकम कितना है।
सर 1400 रुपीज तो पिछले साल का था, मतलब वो पक्का पिछले साल का इनकम होगा, आपको इस साल मिल रहा है लेकिन वो इनकम तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, लेस अमाउंट रिसीव्ड फॉर ईयर 2017, बार 17 लिखते हैं, 1400 रुपीज। सर इसको माइनस क्यों किए, क्योंकि ये 42 में इंक्लूडेड है और ये हमारा इस साल का इनकम भी नहीं है क्योंकि है पिछले साल का। सर 1000 रुपीज ऐसा है जो हम लोग को इस साल नहीं मिला। सर इस साल नहीं मिला मतलब इसी साल का इनकम होगा ना, तभी तो आपको नहीं मिला। तो क्या वो इस साल का इनकम है, द आंसर इज यस। तो क्या वो 42 में इंक्लूडेड होना चाहिए था, द आंसर इज यस। पर क्या ये आपको मिला है, सर वर्ड क्या बोला, नॉट रिसीव्ड। सर अगर ये रिसीव नहीं हुआ है मतलब ये पक्का 42 में नहीं आया होगा, क्योंकि 42 हमको क्या बता रहे हैं कि पूरे साल भर में आपने कितना कैश कलेक्ट किया, तो जो कलेक्ट ही नहीं किया वो 42 में आया भी नहीं होगा। तो आप क्या करिए, इसको ऐड करिए। क्या लिखेंगे आप, अमाउंट, अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट ड्यू, ड्यू तो हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है, बट नॉट रिसीव्ड 1000, ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 400 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 41,600। मतलब ये आपका इनकम है करंट ईयर का, दिस इज इनकम ऑफ ईयर 17-18। समझ में, कोई डाउट है तो बोलिए, समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आराम से पढ़िए आप लोग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2018 में हम लोगों को इतना इतना पैसा मिला है। टोटल कितना मिला हम लोगों को, 8920 मिला है, और आपको उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। क्या ब्रेकअप दिया हुआ है, सर 2017 का हम लोगों को 160 रुपया अभी मिला है, 2017 का 160 रुपीज अभी मिला है, 2018 करंट ईयर का हम लोगों को 8440 मिला है करंट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का 2019, क्योंकि हमारा करंट हमारा ईयर 18 है, 31 मार्च 2018 इज आवर ईयर, तो 19 का जो भी आपको मिला है, मतलब आप बोल सकते हो कि 320 रुपीज आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिल चुका है, ये सारा आपको मिला है। ठीक है सर, हमारे 450 मेंबर्स है और हर एक लोग 20 रुपीज देंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअली सालाना वो लोग 20 रुपया देंगे अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने के लिए, मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए। ठीक है, 180 अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। समझते हैं इस वर्ड के मतलब को। लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर हमारा ईयर कौन सा, पहला आप इसको समझ लो, 2018। लास्ट ईयर मतलब 2017 का 180 रुपीज अरियर है। अरियर मतलब जो हम लोगों को मिलना चाहिए था, कब, 2017 में। क्या हम लोगों को मिला, द आंसर इज नहीं मिला। हम लोगों को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, कितना, 180 रुपीज। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने बोला है कि 2018 का सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना होगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए। हम आपको एक सिंपल, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप छोड़ो, एक सिंपल चीज समझो। मान लो आपके पास 4 घर है, हर एक घर का रेंट 10,000 रुपीज फिक्स है, 10,000 रुपीज फिक्स है। आप सोच के बताओ, मई मंथ में आपका रेंटल इनकम कितना आना चाहिए। क्या आपका इनकम है, क्या मिला नहीं मिला उसको भूल जाइए, आपका इनकम कितना है आप ये बताओ मेरे को। सर 4 घर है, हर एक घर का अगर 10,000 रुपया रेंट है, मतलब मेरा इनकम 40,000 का है। सिंपल। मान लीजिए पिछले मंथ का कुछ पैसा आपको अभी मिला, नेक्स्ट मंथ का पैसा भी आपको अभी मिल गया, तो इस बात से फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि आपका इनकम चेंज हो जाएगा। आपका इनकम तो 40 ही रहेगा, क्योंकि आपके पास 4 घर है और हर घर का रेंट 10,000 रुपीज है। मतलब बाई एनी मीन्स आप कुछ भी कर लो, 40,000 ही आपका पर मंथ का इनकम है। हो सकता है आपको पहले का पैसा अभी मिला हो, फ्यूचर का पैसा अभी मिल गया हो, whatever the reason may be, but the fact remains the same that your income for the current year is 40,000 rupees. सेम लॉजिक आप यहीं पे भी अप्लाई करो।
हमारे यहाँ पे हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 450 मेंबर है और हर एक मेंबर 20 रुपीज पे करेगा एनुअली। मतलब 450 इंटू टू कितना होता है, 20, 900 से 9000, सॉरी, यस 9000। मतलब 9000 रुपीज इनका सब्सक्रिप्शन का इनकम है। सर इनको मिल तो 8920 रहा है, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनको कितना मिल रहा है, हमको ये देखना है कि इनका इनकम कितना होना चाहिए। सर 450 मेंबर है, ऐसे मान लीजिए 4 घर है, हर घर में, हर घर से हमको 10,000 रुपये रेंट मिलने वाले हैं। मतलब हमारा इनकम कितना, 40,000। सिमिलरली अगर आपका 450 मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में और हर कोई 20 रुपया करके देंगे, मतलब हमारा मैक्सिमम कितना इनकम हम सोच सकते हैं। आप ऐसा समझो, ईयर के स्टार्टिंग में अगर आप प्रोजेक्शन करने बैठो कि सर हमारा इस साल का इनकम कितना होगा, तो आप क्या सोचोगे। सर 450 मेंबर है, 20 रुपया करके देंगे, मतलब 9,000 का इनकम है। बस वही तो क्वेश्चन पर पूछ रहा है आपको कि आपका इनकम कितना है, ये बताओ। समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन 2017-18 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब ऑफ दिल्ली वाज ₹40,900। मतलब ये हम लोगों को कैश मिला, इसमें 500 रुपीज 16-17 का इंक्लूडेड है। सर हमारा ईयर कौन सा है, 17-18, कौन से साल का मिल रहा है, 16-17, मतलब लास्ट ईयर का 500 रुपीज हम लोगों को अभी मिल रहा है। एंड 1000 फॉर 18-19। सर 18-19 कौन सा है, नेक्स्ट ईयर। पिछले साल का 500 मिला और नेक्स्ट ईयर का 1000 मिला, ठीक है। तो सर एक बात बताइए ना, क्या ये दोनों अमाउंट इसमें इंक्लूडेड होंगे, एकदम। एट द एंड ऑफ 17-18, हमारे करंट ईयर के एंड में 31 मार्च को जब हम लोग ऑफिस बंद कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब जो हम लोगों को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो 1500 रुपये। मतलब हम लोगों को इस साल का 1500 रुपया नहीं मिला। हमारा अभी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 17-18 का, माइंड इट 17-18 का। इस साल का पैसा जो हम लोगों को मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला है, वो 1500 रुपये। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज 800 रुपीज। लास्ट ईयर का आपको 800 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला। आपका मतलब पिछला साल का एक बैलेंस खड़ा हुआ है 800 रुपया जो आपको मिलना चाहिए था लास्ट ईयर लेकिन नहीं मिला। और सेम डेट को आपको कुछ एडवांस मिला है 1800। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं तब बेटर समझ में आएगा। एक बार आप यहां पे आओ और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। आप लोग को इससे थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। देखिए और लाइन टेढ़ा हो गया, रुकिए एक बार लाइन सीधा कर लेते हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है। तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, ठीक है। आप लोग मेरे को जर्नल एंट्री बताइएगा एक चीज का, अगर आपको कैश मिले, ये जो आपको कैश मिला ना 40,900 का रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, अगर आपको ऐसा क्लास 11 वाला जर्नल करने दिया जाता और बोलता रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 40,900, तो आप इसका जर्नल एंट्री क्या करते। सर कैश मिला तो कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है, तो टू सब्सक्रिप्शन। अब आप इसको लेजर पोस्ट कर दो, कैश टू सब्सक्रिप्शन को इस अकाउंट में लेजर पोस्ट कर दो। सर कैश टू सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन में बाई कैश। ये वो पैसा है जो हम लोगों को मिला है, कैश इनफ्लो है। कितना आया था हमारा कैश इनफ्लो, 40,900। एक बार लिखते हैं फिर बाद में इसको समझेंगे। जर्नल एंट्री से समझ गए इसको। आप लोग चाहो तो इसका एक बार जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो साइड में, नीचे में आप लिख लो एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब सब में नहीं करेंगे ऐसा,
पहला कर रहे हैं तो एक बार लिख लिए ताकि आप लोग को इसको रट्टा ना मारना पड़े, आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आए कि ये क्रेडिट में क्यों गए, वरना फिर आप लोग याद कर लेगा कि कैश क्रेडिट में जाएगा, ऐसा याद नहीं करना है अपने को। अच्छा, अब वापस एक एक लाइन को पढ़ते हैं। सर लास्ट ईयर हमको 800 रुपया मिलना था और वो नहीं मिला है। सोच के बताओ, कोई पैसा अगर आपको लास्ट ईयर मिलने का था और वो नहीं मिला तो क्या आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि वो पैसा हमको इस साल मिलेगा? वापस एक बार, लास्ट ईयर आपको कुछ पैसा मिलना था और वो नहीं मिला, तो क्या आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि वो पैसा आपको इस साल मिलेगा? सर हाँ, मतलब सर इस साल के स्टार्टिंग में ये 800 रुपया हमारा असेट है, बोलो हाँ या ना? सर असेट क्या होता है? जो हम लोगों को फ्यूचर में कोई बेनिफिट दे। तो सर ये 800 रुपया हम लोगों को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। क्या बेनिफिट देगा? हम लोगों को कैश फ्लोज लाके देगा। सर जो पैसा लास्ट ईयर नहीं मिला हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस साल मिलेगा। इस ईयर के स्टार्टिंग में ये 800 हमारा असेट है। असेट हमेशा डेबिट होता है, असेट हमेशा डेबिट होता है। हम लोग इस अमाउंट को इस अकाउंट में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ये इसका डेबिट साइड है सब्सक्रिप्शन का। हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ये क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हम लोगों को लास्ट ईयर नहीं मिला था। ठीक है, कितना? 800 रुपए, क्योंकि हमारा असेट है, डेबिट में आ रहा है। ठीक है सर, लास्ट ईयर हम लोगों को 1800 रुपया एडवांस में मिला था। सर पिछले साल एडवांस क्यों मिला होगा? करंट ईयर के लिए हम लोग किसी को भी एडवांस क्यों देते हैं? आने वाले पीरियड के लिए। अच्छा, मतलब सर ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 1800 रुपए का एडवांस है। देखिए, एडवांस लिया हुआ हमेशा लाइबिलिटी होता है और एडवांस दिया हुआ हमेशा असेट होता है। अब हम लोग क्योंकि ये पूरा अकाउंट से एनपीओ के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एडवांस लेके रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? लाइबिलिटी। ये हमारा क्या हो गया? लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट में आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कौन सा है? सर ये ओपनिंग का है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, ओपनिंग। कितना अमाउंट कितना था? 1800 रुपीज का। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग दो चीज ना यहाँ पे अपने एक बार मेमोरी के लिए लिख सके रख सकते हैं यहाँ पे कि सर ये हमारा असेट है इसीलिए डेबिट में गया है, और ये हमारा लाइबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट में गया है। सर ओपनिंग असेट, ओपनिंग बैलेंस असेट का हमेशा डेबिट, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट। अब देखिए, एट द एंड ऑफ 2017-18 हमारे इस साल के एंड में 1500 रुपया इस साल का मिलना बाकी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपका असेट है, आपको इस साल मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है? सर इस साल का 1500 रुपया हम लोगों को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, तो ये क्या है? हमारा असेट है, लेकिन ये क्लोजिंग असेट है। क्यों असेट है? क्योंकि सर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को ये अगर इस साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर तो मिल जाएगा, मतलब ये हमारा क्लोजिंग असेट है। सर अगर असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाई बैलेंस सीडी। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर। कॉपी मत करिएगा, ये फिगर चेंज होगा। 1500 रुपीज कॉपी मत करिएगा, ठीक है सर। उसके बाद एक बार पढ़ते हैं, हम लोगों को जो पैसा मिला था, पहला लाइन पढ़िए, 40,900 में 500 रुपीज ईयर 16-17 का है।
सर 16-17 का एक और भी डेटा था, 800 रुपया। लास्ट ईयर हम लोग को 800 रुपया नहीं मिला था। हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखे थे कि हम लोग को करंट ईयर ये पैसा मिल जाएगा। क्या करंट ईयर मिला? हाँ सर मिला, लेकिन पूरा मिला क्या? सर केवल 500 मिला। सर केवल 500 मिला है, मतलब 300 अभी भी मिलना बाकी है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी ऐसा अमाउंट है जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगले साल मिल जाए? सर 17-18 में हम लोगों को पिछले साल का 500 मिला है। मिलना कितना चाहिए था? 800। हाँ 800 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला केवल 500 है। तो जो 300 नहीं मिला वो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो अगले साल मिलेगा, और अगर अगले साल मिलेगा तो वो आपका क्लोजिंग असेट का पार्ट बन जाएगा। मतलब अब आपको अगले साल केवल 1500 रुपए इकट्ठा नहीं करना है, आपको 1500 भी लेना है और पिछले साल का 300 भी कलेक्ट करना है। मतलब आपका क्लोजिंग असेट 1800 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा सर, हम लोगों को इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए 1000 रुपया एडवांस मिले। सर इस साल अगले साल के लिए 1000 रुपया एडवांस मिले। सर जिस तरीके से पिछले साल का मिला हुआ एडवांस हमारा ओपनिंग लाइबिलिटी होता है, ठीक उसी तरह नेक्स्ट ईयर के लिए मिला हुआ एडवांस भी हमारा लाइबिलिटी है। लेकिन वो कौन सा लाइबिलिटी है? क्लोजिंग लाइबिलिटी है। उसको आप कहां प्लॉट करोगे? यहां पर, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये क्या है? आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी है। क्लोजिंग लाइबिलिटी है। ये आपका कौन से ईयर का था? ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था आपको कब मिला था? आपको प्रीवियस ईयर में मिला था, मतलब 2017 में। और ये वाला आपको क्लोजिंग वाला कब के लिए मिल रहा है? नेक्स्ट ईयर 18-19 के लिए। कितना? 1000 रुपीज। बस सर सम खत्म। सम खत्म? हाँ खत्म। मतलब बस अब केवल बैलेंसिंग करना है। आप टोटल करो और बैलेंसिंग फिगर निकालो। सर 1800 प्लस 4900 प्लस 1800, टोटल 44,500। माइनस 800 माइनस 1000, 42,700। सर ये क्या है? ये हमारा इस साल का एक्चुअल इनकम है। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। इसको हम बाद में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये बेसिकली आपका इस साल का इनकम है। और इनकम को हम लोग क्या नाम कहाँ भेज देते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका करंट ईयर का इनकम है। ऐसा आपको लिखना नहीं, ये बार हम लोग अभी बस लिख रहे हैं समझने के लिए। एक दो चीज और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपका ओपनिंग असेट है, ये वाला जो अमाउंट है ये आपका क्लोजिंग असेट है। ये आपका ओपनिंग लाइबिलिटी है और ये आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी है। और ये आपका करंट ईयर का इनकम है। ये तो हम लोग लिख ही चुके, करंट ईयर का इनकम है 44,500। ठीक है, अगले दिन हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज होमवर्क में ट्राई करिएगा। ज्यादा होमवर्क नहीं है क्योंकि अभी हम लोग उतना इन डेप्थ किए भी नहीं है, इसलिए ज्यादा होमवर्क आज के लिए नहीं है। केवल आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क में ट्राई करिएगा। ठीक है, आज का क्लास क्योंकि फर्स्ट था थोड़ा सा शॉर्ट रखें, अगले दिन से थोड़ा सा एकदम फुल फ्लेज जैसे अपना क्लास होता है वैसे ही क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।